देखिए, इस वक्त आपको बता दें, जबरदस्त हलचल है इस वक्त दिल्ली में। राहुल गांधी, ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी रात को दिल्ली वापस आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी कर्नाटक के हुबली से दिल्ली लौट रहे हैं। बड़ी खबर है। रात बताया जा रहा है 10:30 बजे के आसपास राहुल गांधी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर फोर्स वहां पर तैनात की गई, ये खबर आई। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर एआईसीसी, इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर के बाहर फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई। अब 10 जनपद के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है, फोर्स बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के दफ्तर में बड़ी बैठक हुई। पी चिदम्बरम राहुल गांधी के घर पहुंचे, 5 मिनट रुके, वो वहां से निकल गए हैं। तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं, ईडी क्या कुछ बड़ा करने वाली है क्या? ये बड़ी खबर है, ईडी क्या कुछ बड़ा करने वाली है। और जानते हैं सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सोनिया गांधी से 12 घंटे, राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन का जो दफ्तर है वो सील कर दिया। अच्छा, मेरे हाथ में ये वो ईडी का नोटिस है, इसको एक बार जल्दी से जूम कर दीजिए। मेरे हाथ में ईडी का नोटिस है, ये मैं एक बार पढ़ देता हूं। इसमें लिखा, जिसके बाद पूरा बवाल हुआ। ये देखिए, ईडी का नोटिस जिसके बाद पूरा बवाल हुआ। इसमें जो लिखा गया वो मैं पढ़ रहा हूं कि इट इज हियरबाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन्ड विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये लिखा गया इसमें, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसको देख लीजिए। इट इज हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट द प्रीमिसेस, जिसको लेकर पूरा बवाल हुआ है, यंग इंडियन का जो दफ्तर सील कर दिया गया, यंग इंडियन का दफ्तर सील कर दिया गया। ये वो ऑर्डर मेरे हाथ में है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज हियरबाय ऑर्डर दैट दिस प्रीमिसेस नॉट बी ओपन्ड विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बी ब्लॉक, प्रवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, न्यू दिल्ली। और नीचे कुलदीप सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। देखिए, इस ऑर्डर के बाद बवाल हुआ है। इस ऑर्डर के बाद, ये ऑर्डर जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसी के बाद हुआ ये कि यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया गया हेराल्ड बिल्डिंग में। जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या ईडी कुछ बड़ा करने वाली है क्या? कल छापा पड़ा हेराल्ड के दफ्तर में, कल छापा पड़ा और आज ऑफिस सील कर दिया गया। उधर अचानक से खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आसपास जो है फोर्स तैनात कर दी गई है। वो सारी लगातार खबरें और डेवलपमेंट्स आई। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि अमित मालविया की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो तो कह रहे हैं हर महीने 87 लाख का किराया आ रहा था। ये बहुत बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। ध्यान से सुनिए, हर महीने 87 लाख एजेएल को हर महीने 87 लाख का किराया आ रहा था। नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल, जिसका मालिकाना हक फिलहाल यंग इंडियन के पास, यंग इंडियन मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 76% हिस्सेदारी, तो हर महीने 87 लाख का किराया आ रहा था। यह बड़ी खबर। उधर आपको बता दें, राहुल गांधी रात को दिल्ली पहुंच रहे। मेरे साथ आबे दुबे जुड़ गए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आबे दुबे, पहले तो इस पर बता दीजिए एक मिनट, ये 87 लाख का रेंट आ रहा था, नहीं आ रहा था, कहां जा रहा था? ये 87 लाख का जो आरोप लगाया अमित मालविया ने। जी नमस्कार अमन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभय भाई बोलिए, ये 87 लाख का ये रेंट बता दीजिए। अमित मालविया पूछ रहे हैं। 10 बार आपके शो में, सारे कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है एजेएल की, उनका जो हाउस टैक्स है वो भरना होता है। उनके जो हमारे नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी देनी होती है। और ये सारा अकाउंटेड मनी है और सारे रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो कोर्ट में भी सबमिट हैं, जो ईडी के पास भी हैं, जो तमाम सारी एजेंसियां हैं उनके पास है, और एकदम पारदर्शी है। यंग इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एक भी पैसा, सुन लीजिए अभी भाई, एक मिनट में कंफर्म कर रहा हूं, आपकी बात को मैं समझना चाह रहा हूं। जितने भी लोग हैं, आरोप और पक्ष सुनिएगा। अमित मालविया ने आरोप लगाया 87 पर मंथ। ये एक साल का होता है 10 करोड़, 10 करोड़ एक साल का। और 2011 से 2022 अगर पहुंच जाएंगे तो 11 साल हो गए। तो 10 करोड़ अगर एक साल का, तो 10 साल का ये 100 करोड़। ये इतना रेंट किसको आ रहा था सर? कहां आ रहा था? ये अमित मालविया का आरोप है। मैं आरोप पर सवाल पूछ रहा हूं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ये 100 करोड़, 125 करोड़। अरे 8 साल रेंट, 8 साल से उनकी सरकार है ना। ये बिजली का बिल है,
लोगों का जो सैलरी है, वहां का हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारा पैसा अकाउंटेड है और एजेएल में ही है। यंग इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एक भी पैसा ना उसकी चल अचल संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है, एक भी चल और अचल संपत्ति एजेएल की यंग इंडिया में ट्रांसफर नहीं हो सकती। यंग इंडिया जो कंपनी है इज अ सेक्शन 25 कंपनी। अब सुनिएगा, बार्ड इन लॉ फ्रॉम गिविंग एनी बेनिफिट, सैलरी, रिम्यूनरेशन, डिविडेंड ईटीसी टू शेयर होल्डर्स। एक भी पैसा उसके शेयर होल्डर ले नहीं सकते हैं। सर यंग इंडिया के डायरेक्टर कौन है? एक भी शेयर होल्डर एक पैसा नहीं ले सकते। हाँ, यंग इंडिया के डायरेक्टर जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अब तो मोतीलाल वोरा जी चले गए, सुमन दुबे जी जो घोषित है। और एजेएल की संपत्ति पर अधिकार किसका है? एजेएल की संपत्ति, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इन अ लॉ, shareholders of a company do not own properties owned by the company. Company is a separate legal entity. ये देश को समझना चाहिए कि दो अगर सेपरेट एंटिटी हैं तो उसकी एक भी संपत्ति किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकती, ना चल ना अचल। तो जो ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है। सर एक मिनट सर, क्लैरिटी, अच्छी बात है, आज समझ में आ रहा है। वो 9 करोड़ शेयर ट्रांसफर नहीं हुए थे यंग इंडिया को? एजेएल के 9 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से 90 करोड़ नहीं हुए थे ट्रांसफर? अमन चोपड़ा जी, हाँ 99% शेयर्स। बहुत अच्छा प्रश्न। देश को एक एक प्रश्नों का जवाब आज मिलना चाहिए। हाँ देखिए, ये बात तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद ने जब अपनी पिटीशन फाइल की, उसमें कहा था कि एजेएल जो है वो बहुत डूबी हुई कंपनी है। उन्होंने उनके स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कोर्ट में। अब लोग ये पूछते हैं कि साहब फिर वो एजेएल ने क्यों लोन नहीं ले लिया, यंग इंडिया ने क्यों उसका जो डेट को जब इक्विटी में कन्वर्ट करना होता है, जब हमको अखबार चलाना था, इसलिए ये किया कि यंग इंडियन सेक्शन 25 की कंपनी बनाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि एजेएल पर ताला लगाने का काम किया कि एजेएल की जो संपत्ति है वो उसी के पास रहे, किसी को ट्रांसफर नहीं हो और वो सुरक्षित हो जाए। इसलिए ये सेक्शन 25 की कंपनी। अब 3 में बहुत महत्वपूर्ण, आज खुद नई बात करता हूं अमन जी, मैं बहुत नई चीजें आपसे मैं बात संवाद कर रहा हूं। आप उसके बाद पूरे शो में प्रश्न पूछिएगा। नहीं, मैं एक सवाल, अभी भाई एक सवाल एक एक करके समझना आसान होगा। एजेएल की 99% एजेएल के, जिसकी संपत्ति अलग अलग फिगर्स है, 2000 करोड़, 3500 करोड़, जितनी भी है पूरे देश भर में, 99% एजेएल के शेयर यंग इंडिया में ट्रांसफर हुए, हाँ या ना? बस हाँ या ना करके बताइएगा। हुए थे 99% शेयर? नहीं, अरे क्यों नहीं होंगे? एजेएल, बस इसका मतलब, हाँ सर आगे बढ़ रहा हूं, इसका मतलब सर एजेएल की 99% संपत्ति यंग इंडिया की हो गई, ठीक? शेयर होल्डिंग्स हुई है, हाँ, संपत्ति मतलब ट्रांसफर नहीं होती। सर जब 99% शेयर होल्डिंग और यंग इंडिया के डायरेक्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और जो किराया आ रहा था सर कहाँ जा रहा था? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। खैर आप बोल लीजिए, अरे बोल लीजिए सर, बोलिए। नहीं ना, अब सुनिए अमन जी नहीं, ये बात साफ होनी चाहिए। एक भी पैसा किराए का, एक भी पैसा जो एजेएल का किराए का है वो यंग इंडिया में टेक्निकली भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। दोनों सेपरेट एंटिटी है। अब मैं सिर्फ 3 बातें करता हूं, पूरी डिबेट में सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है पॉलिटिकल, दूसरा है लीगल, और तीसरा मैं खुलासा करूंगा ट्रायल कोर्ट का। देखिए हो क्या रहा है। 11 साल पहले यह मुकदमा लगाया सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ट्रायल कोर्ट में। अब मैं आज आपको पता है स्टेटस क्या है अमन चोपड़ा जी, या देश को ये जानना चाहिए? आपका करोड़ों लोग दर्शक देखते हैं, आपके जैसे विद्वान और मूर्धन्य पत्रकार का शो। आप बता सकते हैं ट्रायल कोर्ट का स्टेटस क्या है आज? 11 साल बाद उस मुकदमे की स्थिति क्या है, मैं बताता हूं। 11 साल बाद इस मुकदमे की स्थिति यह है, मैं एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूं ट्रायल कोर्ट की। द ट्रायल कोर्ट साइटेड इन 2018, वो ये कह रहे हैं ट्रायल कोर्ट कि ये जो साहब मुकदमा है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समीर विशाल हेड इन अ May 18 ऑर्डर नोटेड। उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया वो सुनिए। दिस इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस बट इज इन फैक्ट डिलेइंग द ट्रायल। द फर्स्ट डेट फॉर लीडिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस वॉज 20/2/2016 एंड टिल नाउ द एविडेंस हैज नॉट बीन स्टार्टेड। चार्ज फ्रेम होने के पहले एविडेंस होते हैं इन केसेस में।
अब वो ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब को कि साहब 2016 से आपके एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए लगा है आपके एविडेंसेस पे, उसके बाद चार्ज फ्रेम होंगे। तो तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं। और क्या हुआ, सुनिए आखिरी बात, बहुत सुनिए ना, 1 मिनट। अच्छा चलिए, एक नहीं आखिरी बात इतना बड़ा शो है पार्टी की। आप बोलिए, अपराजिता सारंगी जी भी जुड़ गई हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब हुआ क्या जानते हैं आप, लोगों को यह समझना चाहिए। इस केस में यह हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने हाईकोर्ट जाकर ट्रायल कोर्ट को स्टे करा लिया, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, ट्रायल कोर्ट का जो केस चल रहा था उसको स्टे करा लिया। यह कहा कि साहब आईटी के कुछ डॉक्यूमेंट हमको इसमें और ऐड करने, तो उन्होंने कहा आपके एविडेंसेस हो जाएं, उसके बाद एविडेंसेस के ग्राउंड पर आप ऐड कर लीजिएगा, वो रिलेवेंट भी नहीं है कोर्ट ने कहा। उस बेसिस पर जाकर हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे करा लिया। अब जो ये बार बार बीजेपी कह रही है कि साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो एक लाइन में पढ़कर बता दूं, हाई कोर्ट का जो बेसिक ऑर्डर था, whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust is not required to be spelled out at this nascent stage। हाई कोर्ट ने कहा कि हम तो बर्ड आई व्यू से देखते हैं, मेरिट पर नहीं गए, इसलिए इसमें मिस एप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग है, हम नहीं कह सकते। सुनिए, बहुत सारे तथ्य कौन करेगा? ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट में रखे गए, सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर क्वैश के लिए आप लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश नहीं करी, आपको राहत नहीं मिली ना सर। ये जो आप मुझे बता रहे हैं अबे भाई, ये सारे दावे, ये सारे तथ्य, गलत बात, ये नहीं, क्या एफआईआर क्वैश हुई? क्या एफआईआर क्वैश हुई? क्या स्टे किया गया प्रोसीडिंग पर? ये ईसीआईआर, ईडी की जो है वो जांच चल रही है। अब एक मिनट अपराजिता सारंगी का कमेंट ले लूं, एक मिनट सर, एक मिनट। अपराजिता सारंगी तो आज जो यंग इंडियन का दफ्तर सील हुआ, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं क्या विद्रोह होगा, और ये कहा जा रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब जो है ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आप लोग डर गए इस वजह से सारी चीजें ईडी का मिसयूज, वही पुराना जो बयान है सर। मन नया बस ये है कि अब विद्रोह होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। हिंदी में कहते हैं ना, जो बोया वही काटा। और मैं कह दूं, जहां धुआं होता है इसका अर्थ है वहां आग है। अभय दुबे जी जितना बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कांग्रेस के नेता जितना भी बोले, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा भी वक्तव्य दे, बात तो यह है कि जैसा कि आपने अभी कहा, पटियाला कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। एफआईआर क्वैश नहीं हुआ, और ये जो बातें रख रहे हैं हम सबके समक्ष, ये सारी बातें कोर्ट में इनके वकीलों के द्वारा रखी जा चुकी है। और मैं कह दूं, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, करीबन 50 घंटे उनसे पूछताछ की गई, और सोनिया गांधी पुलिस क्यों भेज दी थी? ये बताइए, ये पुलिस फोर्स क्यों पहुंच गई थी आज? ये मुझे बताइए, ये एक मिनट अपराजिता जी, पुलिस फोर्स क्यों पहुंच गई थी? पुलिस फोर्स क्यों पहुंच गई राहुल जी के घर, सोनिया जी के घर, एआईसीसी? हाँ ये बता दीजिए एक बार। मैं बता रही हूँ, देखिए प्रक्रिया होती है, जब जांच पड़ताल किया जाता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। और मैं एक ही गुजारिश करूंगी कि आप, हम, देश के लोग या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल, ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप ना करें। द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। और बड़ी बात यह है कि अगर हम संविधान के अंतर्गत काम करते हैं और संविधान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया को भी सम्मान देना होगा, हमें कोऑपरेट करना होगा, हमें सहयोग करना होगा। ठीक है, मैं सुजाता जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अभय दुबे कमेंट आपका ले रहा हूं, क्योंकि ये तो क्लियर है। ये तो अभय भाई आप भी कहते थे कानून अपना काम करे, हम थोड़ी ना, हमें क्या प्रॉब्लम है? अब ईडी ने सील कर दिया है यंग इंडियन का दफ्तर, ये तो प्रक्रिया है ना, ये तो सेक्शन 50 में अधिकार है, ये तो है ना, मनी पीएमएलए के तहत अधिकार है ईडी को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमन जी, 1 मई 2015 हिमांशु कुमार जो एडिशनल डायरेक्टर हैं ईडी के, वो रेवेन्यू सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं, रिकॉर्ड पर है ये बात जो मैं कह रहा हूं, वो पत्र लिखते हैं कि इसमें पीएमएलए का मुकदमा बन ही नहीं सकता। जो ईडी के डायरेक्टर थे कचोट साहब, वो लीगल ओपिनियन लेते हैं, उनको विधि विभाग से, उनके डिपार्टमेंट के विधि विभाग से बताया जाता है कि इसमें केस नहीं बनता। ये गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
इन्होंने कहा कि इसकी मान्यता खत्म कीजिए पार्टी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल बेंच ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के कोई प्रावधानों का उल्लंघन इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए हम नहीं कर सकते। अब 8 साल 15 से लेकर 22 तक ईडी कोई एक्शन नहीं लेता। क्यों ले रहा है? क्योंकि 5 अगस्त को राहुल जी ने तय किया कि हम महंगाई, बेरोजगारी और गलत जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का घर घेरेंगे। अबे भाई, फिर कांग्रेस पार्टी ने कुछ तय नहीं किया होगा, कि फिर तो और अच्छी बात है। पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, फिर तो और अच्छी बात है। अबे दुबे जी, कुछ नहीं मिलेगा ईडी को। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी क्लीन चिट मिली ना, राहुल जी को भी मिल जाएगी। इसमें आगजनी, ट्रेनें रोकना, आज बवाल हो जाना, ये सारी क्या करना भाई? आप लोग तो कहते हैं ना एजेंसी जांच करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, की कुछ है नहीं छुपाने के। तो नहीं एजेंसी किस चीज से एजेंसी भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बनकर काम कर रही है, वो आपत्ति है। हमको कोई आपत्ति नहीं, कितनी भी ईडी कितनी कर ली। मैं तो ट्रायल कोर्ट, मुझे बताइए ना, जो सबसे वैलिड कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का खुद जज कह रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स मत एडॉप्ट करो आप। ये मैंने तो नहीं कहा, ये मैं उनका कोटेड वर्जन है, वो बता रहा हूं। अब आप ये देखिए कितनी बार सुब्रमण्यम स्वामी सील हुआ, इसमें क्या गलत है? क्रॉस एग्जामिनेशन, एक मिनट, अबे दुबे आप तो लर्नेड आदमी है, 12 तारीख, अबे दुबे आप लर्नेड आदमी है ना। मेरा एक सवाल है, एजेंसी जांच कर रही है, ये जांच की प्रक्रिया होती है, समन होता है, समन हुआ, बुलाया गया, उसके बाद रेड हुई, कल रेड हुई, पहले समन फिर रेड, उसके बाद अब सील किया गया, और उसके बाद ये होता भी सील किया जाता ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना और सबूत ना बर्बाद हो। ये तो प्रक्रिया है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है? देखिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, एजेंसी जांच करेगी ना। विद्वान पत्रकार है आप तो विद्वान पत्रकार हैं। जब एजेंसी के सवाल तक निकाल लाते हैं तो एक बार एजेंसी से सूत्रों से ही पूछ लो कौन से कागज चाहिए। सारे कागज ईडी के पास, कोर्ट के पास सब सबमिटेड हैं, सारे पेपर्स। ये तो खुद प्रॉब्लम क्या है? कुछ छुपाने के लिए नहीं है ना। ने कहा यंग इंडियन सील हो गया, क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे तो पूरा देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार अभी भी सरकार की समालोचना कर रहा है। वो कह रहा है कि भीषणतम बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया, वो कह रहा है कि महंगाई की आग देश में लगा दी, वो कह रहा है धन्ना सेठ हिंदुस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये लिख रहा है तो आपत्ति है उनको। ये हम आंदोलन कर रहे हैं तो आपत्ति है, राहुल जी मुखरता से देश की आवाज उठा रहे हैं तो आपत्ति है। एक कमेंट सुजाता जी का, ठीक है सुजाता, एक एक करके बोलेंगे। सुजाता जी, एक कमेंट आपका। वो डर रहे हैं, अखबार जो आ रहा है ना वो आलोचना कर रहा है, समालोचना कर रहा है महंगाई, इसलिए वो आज ईडी ने जाके, सरकार की आलोचना तो ईडी ने जाके ताला लगा दिया यंग इंडियन के दफ्तर पर। देखिए आप तो खुद पत्रकार हैं और बड़े लोकप्रिय पत्रकार हैं, तो आपको तो पता होगा कि 2008 में ये अखबार बंद हो गया था, और उसके बंद होने का कारण ये था कि ये कांग्रेस का मुखपत्र था, और यही अखबार से बंद गया। नवजीवन भी बंद हो गया था और कौमी आवाज भी बंद हो गया था। इसको तो 2017 में तब चालू किया गया वापस, जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। पहली बात तो ये जो गाना बजाना है कि भ्रष्टाचार और देश की संप्रभुता पे को रखने के लिए ये अखबार चला रहे हैं, ये सिर्फ फार्स है। दूसरी मेरे कुछ सवाल है जो आप प्लीज अवैध दुबे से पूछेगा। एक चीज बताइए कि जो एजेएल थी या नेशनल हेराल्ड है, उसके पास तकरीबन 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। ऐसे कंपनी को एक 50 लाख के पेड अप कैपिटल वाले यंग इंडिया में, जिसमें अब मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के निधन के बाद तकरीबन 100% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं, उसके पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर ये डोटेक्स का हेल्प क्यों लिया गया, जो कि एक शेल कंपनी, एक बेनामी। मैं वो नहीं पूछूंगा सुजाता जी, कुछ जांच ईडी के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे टीवी में बैठ के जांच करने लगते हैं, मेरे लिए वो मुद्दा नहीं है। नहीं मेरे हम लोग टीवी में बैठकर जांच करेंगे, ईडी के लिए छोड़ देते हैं कुछ। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि 2020 में जब मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, तभी सारी चीजें सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही चीज क्यों दोहरा रहे हैं कि हम तो सिर्फ ऑथोराइज सिग्नेटरी थे, जबकि कोई भी एक नॉर्मल इंसान बता सकता है कि कंपनीज लॉ के अनुसार, कंपनी लॉ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अप्रूवल, कंसेंट के बिना कोई भी चीज मौजूद एक्विजिशन नहीं होता। तो ये कैसे हो गया कि यंग इंडिया, जिसमें कि सबसे ज्यादा शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, जांच ईडी करेगी ना। मैं तो इसकी जांच ईडी करेगी। मेरे लिहाज से मुझे लगता है हम लोग थोड़ी ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। अभी दुबे आवाज आ रही है, अभी दुबे आवाज आ रही है। अमन जी एक मिनट, अच्छा चलिए कंप्लीट कर लीजिए। हाँ अभी मैं डिस्कनेक्टेड था अमन जी, मैं कोई नहीं दोबारा से। सुजाता बोलिए। सुजाता, अभय जी ये बता रहे थे कि यंग इंडिया एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो टीसीएस और पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में क्यों चला रही है, उससे जो पैसे आ रहे हैं, जो आपका सवाल भी था, लेकिन लखनऊ में बार भी चल रहे हैं,
उसी नेहरू फ्लोर पे बार भी चल रहे हैं। कम से कम 200 दुकानें हैं कुछ, और इसमें से कुछ बंद पड़े हुए हैं, लेकिन 2 दुकानें जो खुली उनका किराया अभी भी आ रहा है। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसने कभी भी कोई चैरिटी नहीं किया है एज पर द बुक्स, जो उसके बुक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसके, तो उसने ये पैसे या बार क्यों? तो स्मृति ईरानी को तो बड़ा क्वेश्चन करते हैं और यहाँ नेहरू फ्लोर पे बार चला रहे हैं, तो ये कैसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? ये सारे क्वेश्चन तो उठेंगे ना। ईडी तो करेगी अपना काम, लेकिन जब ये सत्याग्रह की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि महंगाई पे बात कर रहे हैं, जब ये कहते हैं कि बेरोजगारी पे बात करते हैं, तो ये सारी चीजें तब क्यों नहीं होती जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाता है? ये चीजें तब क्यों नहीं होती जब 100 दिन के लिए चिदम्बरम को जेल भेजा जाता है? ये सारी चीजें तभी क्यों होती जब सोनिया और राहुल गांधी को ईडी क्वेश्चन के लिए बुलाया जाती है? उसका कारण ये है अमन जी कि ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का कम और परिवार का ज्यादा है, और यही कांग्रेस का मूल पतन का कारण था, वंशवाद और करप्शन। इसीलिए जनता ने इसको हटाया था। देखिए, अभय दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर हम अपराजिता जी मैं आपके पास आऊंगा। अभय दुबे, परसेप्शन दरअसल क्या जा रहा है, ये मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा केस की, वो ईडी पर छोड़ देते हैं सर, वो ईडी जांच करेगी, अमन चोपड़ा नहीं करेगा, अभय दुबे नहीं करेंगी, हम लोग तो ईडी पर छोड़ देते हैं, है ना सर। मेरा सवाल ये है कि परसेप्शन दरअसल अभय भाई ये जा रही है कि ईडी जो है अब कार्रवाई कर रही है और कोई कुछ लोग जो हैं वो कानून से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ये तो प्रक्रिया का पार्ट है ना अभय जी, समन, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, तो ये सब तो होगा ना अभय दुबे जी, कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब सुनिए ना सर, मैसेज ये जा रहा है सर कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ एक नेता ने कह दिया था कि अगर सोनिया जी को हाथ लगा दिया तो फिर तो आग लग जाएगी देश में, ये मैसेज जा रहा है अभय भाई। अमन जी देखिए, एक मैसेज और है, एक मैसेज ये है, अच्छा ये जा रहा है, तमिलनाडु के चुनाव हो तो वहां एक मैसेज क्या जा रहा है ये समझ लीजिए ना। मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल लिया, मैं इंटरप्ट नहीं किया बीच में। तमिलनाडु में जब चुनाव होंगे तो 4 दिन पहले वहां जो राजनीतिक दल है उसके घर पर छापे पड़ेंगे, बेटी दामाद पर छापे पड़ेंगे। पंजाब में चुनाव होगा तो चन्नी साहब के निकटस्थ लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे। महाराष्ट्र में जो भी सारे लोग गए हैं, अतिथि सत्कार जिनका हुआ है, उनके कम से कम 12 एमएलए को ईडी के नोटिस हुए। लेकिन मुकुल भाग वो जब भारतीय जनता पार्टी में समा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि सीबीआई आ रही है, भाल मुकुल रॉय बीजेपी में आ गया, सारे आरोप खत्म हो गए। शुभेंदु अधिकारी इस पर किताब निकालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। आज भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में वो नेता बना हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा लुइस बर्जर केस में एक डायरी निकाली, इन्होंने कहा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिपोर्ट जारी की है साहब कि इन्होंने भीषणतम भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद ईडी छापे पड़े और ये कहा कि नारदा शारदा के 20 लाख रुपए पर मंथ ट्रांसफर हो रहे हैं। आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो क्या मुकुल रॉय के पीछे ईडी नहीं गई? 11 साल हो गए, मुझे बताइए, इसलिए आप लोग बवाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता था ये वजह है। अरे क्योंकि मुकुल रॉय के पीछे ईडी नहीं गई, क्योंकि हिमंता के पीछे ईडी नहीं गई, इसलिए आप लोग सड़कों पर उतरे आज, ये रीजन था। अरे मैं चुनौती देता हूं आपको, 11 साल हो गए, कोर्ट क्या कह रही है? 11 साल, सरकार 8 साल से है इनकी, वो फोटोकॉपी सबमिट कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। दुबे ईडी जांच कर सकती है नहीं कर सकती? नहीं है, बस इतना बता दीजिए, मैं अपराजिता जी के पास जाऊं। ईडी जांच कर सकती है नहीं कर सकती है? ईडी कर सकती है ना जांच आप लोगों की परिवार? अरे ईडी तो, अरे ये सरकार, देखिए सरकार परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। जिस पद को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो सोनिया गांधी जी ने त्याग प्रतिबिंबित किया, उस पद को त्याग कर क्या बात करते हैं? हजारों करोड़ की जांच नहीं हो सकती? आजादी का आंदोलन चला, वो गांधी परिवार ने देश को समर्पित कर दी, और इतने मतलब थोड़ी ना कि उनकी जांच नहीं हो सकती। मैं मान रहा हूं परिवार ने बलिदान दिया देश के लिए, सारी चीजें मैं मानता हूं, सम्मानित है, लेकिन जांच हो सकती है ना? या उनको इम्यूनिटी मिल गई है क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया उनके परिवार में? सर जांच हो सकती है सर। देखिए जांच, सुनिए ना, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जांच तो हर आदमी की हो सकती, लेकिन 11 साल लगे। जब क्लोजर फाइल हो गया 15 में, उसके बाद 7-8 साल सरकार है, तब से अब तक, आज भी कह रहा हूं मैं, आपके शो को याद रखिएगा जब अंतिम निर्णय आएगा कोर्ट का, कोर्ट आज तक भी ये बात कह रहा है कि एविडेंस प्रोड्यूस करिए। क्या हुआ था स्पेक्ट्रम के केस में? कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक मैं प्रतीक्षा करता रहा, कोई ने प्रमाण नहीं दिए, इसलिए एक्विटल हुआ। हो सकता है ईडी सही हो सकता है आप सही हो, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं अभय दुबे, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, कल को क्लीन चिट मिल गई तो,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जांच ही ना हो। नंबर एक, आराम से सुनिएगा, मैंने आपको, और कल को सोचिए अभय दुबे कन्विक्शन हो गया, आधा % है ना कन्विक्शन रेट, बाई चांस हो गया कन्विक्शन, या आ गए सबूत कि हाँ ये चीजें थी, तो आप लोग अपने पाप कहां धोएंगे फिर कि ये सत्याग्रह को बदनाम कर दिया। अगर 1% हो गया कन्विक्शन, या अभय दुबे पता लग गया कल को कि ये स्कैम था, ये था, अगर पता लग गया अभय दुबे, फिर क्या करेंगे आप लोग? अच्छा, आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं जांच करने दीजिए, क्लीन चिट मिल गई, बात खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने नहीं कुछ किया। अपराजिता सरंगी 7 साल कुछ नहीं मिला, 8 साल कुछ नहीं मिला, अब अचानक से जाग गए हैं भाई। अब क्योंकि 5 तारीख को महंगाई को लेकर प्रदर्शन होने वाला था, अभी 5 तारीख को अभय दुबे ने बताया ना, 5 तारीख को अभी महंगाई को लेकर प्रदर्शन होने वाला था, उससे पहले आप लोगों ने पुलिस फोर्स भेज दी, AICC हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें, यंग इंडियन सील कर दिया। डरते हैं आप लोग? अपराजिता सारंगी, देखिए, सरकार की हर क्रिया के बाद इनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। जब ईडी के सर्चेस की संख्या कम होती है तो इन्हें कष्ट होता है, और अगर सर्चेस बढ़ जाते हैं तो इन्हें कष्ट होता है। बार बार विभिन्न टीवी चैनल्स पर इन्होंने बड़े दुख जाहिर किया कि भाई ईडी में कन्विक्शन रेट नहीं हो रहा है और ईडी के सर्चेस की संख्या कम है। तो हम सबने तथ्य रख दिया कि इनके समय में 2004 से 14 में करीबन 112 सर्चेज हुए थे, और अभी 2014 से 2022 के अंदर 3010 सर्चेज हुए हैं, और अटैचमेंट प्रोसीड्स भी करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास हुए हैं, और उस समय 5400 करोड़ थे। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि ईडी जैसी संस्था, CBI जैसी संस्था, जो स्वतंत्र संस्था है, अपना काम कर रही है। नहीं अपराजिता जी, वो सवाल वो नहीं है जो अभय दुबे पूछ रहे हैं ना। हम टीवी अभय दुबे, एक मिनट, अपराजिता जी, अभय दुबे दरअसल ये पूछ रहे हैं कि होता आता कुछ नहीं है। मैं सवाल एक मिनट सुनिए, होता आता कुछ नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा से 11 बार पूछताछ हुई, क्या हुआ उस केस का? राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ हो गई, सोनिया गांधी से अभी पूछताछ हो गई। इन बड़े केसेस में ना होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ माहौल बना दिया जाता है। जी बोलिए, आप बोले या मैं बोलूं, एक ही व्यक्ति बोल सकता है। बोलिए अपराजिता जी, मेरा सवाल था आपसे, बोलिए। बार बार न टोके। देखिए, स्थिति ऐसी है कि गांधी परिवार को सर्वशक्तिमान परिवार समझा जाता रहा है, इस बात को हम सबको पता है। और उसके बाद इनके चरित्र पर जब प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया तो हालत खराब हो गई। और इन्हीं के बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के घर पे जब ईडी ने छापा मारा या उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा किया गया तो इन्होंने क्यों नहीं बोला। लेकिन गांधी परिवार पर जब उंगली उठाई गई तो इन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। और देखिए, मैं कह दूं आपको, अगस्त 5 को ये क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना दिन इन्होंने पार्लियामेंट, संसद की उत्पादकता दर को कम रखा, और महंगाई के विषय में इन्हें चर्चा की जरूरत थी। जब आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आई और महंगाई के विषय पर अपने वक्तव्य रखे तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इनमें संयम नहीं था, धैर्य नहीं था कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर रहकर उनके वक्तव्य को सुनते। तो मैं तो ये कह दूं कि देश की समस्या के साथ इनका क्या सरोकार, ये तो नजर आ रहा है। और ऐसा कभी ना कहें कि अगस्त 5 को कुछ हो रहा है इसलिए बीजेपी ऐसा करवा रही है, या किसी भी निर्वाचन के साथ इसका कोई सरोकार है। ठीक है, ईडी अपना काम कर रही है। अभय दुबे, विद्रोह, मुझे विद्रोह का मतलब समझा दीजिए एक बार, फिर मैं सारे लोग देख रहे हैं। फिर मैं 1 कमेंट आपका ले रहा हूं। अभय दुबे, विद्रोह का मतलब समझा दीजिए कि विद्रोह होगा, अब विद्रोह होगा, मतलब विद्रोह कैसे होगा? मतलब ईडी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार बरकरार रखे। तो जी बोलिए। फिर सुजाता जी, 1 कमेंट आपका लूंगा मेरा, जल्दी से। अभय दुबे, मेरा फोन कट गया था, मैं सुन नहीं पाया इसके पहले वक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, देश के लोगों को गौर से सुनिएगा। अभी अगस्त है, 8 अगस्त को हमने एक प्रस्ताव पारित किया था 1942 को, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तब भी नेशनल हेराल्ड पर बर्तानिया की हुकूमत ने ऐसे ही छापा मारा, सील कर दिया, ताला लगा दिया। आज 75 वर्ष बाद आजादी के फिर एक ऐसी सरकार है जो उसी बर्तानिया हुकूमत का अनुसरण कर रही है, और फिर से जो आजादी के प्रजातंत्र को बरकरार रखने के लिए जो संस्था काम कर रही है उस पर ताला लगा दिया। राजनीतिक संदर्भों में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि अब निर्णायक लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हम जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं,
हम भीषणतम महंगाई 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, 60 रुपए की दाल 200 रुपए के पार कर दी, 70 का तेल 200 रुपए के पार कर दिया। कुछ अच्छा, अशोक गहलोत जी ने भी एक ट्वीट कर दिया। अशोक गहलोत ने ट्वीट करा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की आज कार्रवाई अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल इमरजेंसी है, और दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया। एनडीए की तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर कांग्रेस जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।